इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 4 धीरंजन मालवीय भाग 2, जिसमें हम रमन जी के बारे में जहां से छोड़े थे उसके आगे से पढ़ना चालू करते हैं। तो चलिए, रमन प्रभाव की खोज ने रमन को विश्व में चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा कर दिया। मतलब विश्व में जो वैज्ञानिक श्रृंखला होता है उसमें लाकर खड़ा कर दिया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लग गई थी, जैसे बारिश होता है ना, वैसे इनके सामने पुरस्कार और सम्मान इनको मिलने लगा। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। रॉयल सदस्यता मतलब वो रजाओं वाला सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। सर की उपाधि उन्हें 1929 में मिला। ऐसे तो लोग सर 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 बुलाई जाते हैं, ये सर, फलना सर, चिलना सर, लेकिन सर का उपाधि लग जाना सबसे कठिन परिश्रम होता है, बहुत ज्यादा तपस्या का फल होता है वो। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का हुरुज पदक और फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक इनको मिला था। फ्रैंकलिन पदक इनको भी उस समय मिला। सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार भी इनको मिला था। सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सर रमन जी को यहाँ पर देश के सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से ही इनको सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक थे। मतलब पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जो राष्ट्र से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को कभी अभी तक नहीं मिला है, अभी तक मिल पाया है। उन्हें अधिकांश सम्मान ने उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। जब अंग्रेजों का गुलाम था तब ये पुरस्कार उनको मिलता था, और अंग्रेजों का गुलाम से हटा आजाद हुआ तो और मिले। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मीय सम्मान, जो उनको सम्मान मिलता था, तो भारत को एक नया आत्मीय सम्मान और आत्मविश्वास दिया। उस सम्मान के वजह से रसिया, यूक्रेन, आपको रसिया में चल जाओ, चाइना, वो सब उनको बुलाते थे कि आइए भाई, हम आपको पुरस्कार देते हैं, हमारे से आप जुड़िए। लेकिन वो तो हिंदुस्तान के पक्के खिलाड़ी, दूसरे से काहे जुड़ेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। भारतीय संस्कृति से रमन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा था। उन्होंने अपने भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। मतलब एकदम भारतीय पहचान जो था ना उनके लिए, एकदम अपने से सटाए रखा गया भारतीय हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा, और जितना भी प्रसिद्धि मिलता था लेकिन दक्षिण भारतीय पहनावे नहीं छोड़ते थे। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। मदिरा मतलब शराब से। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्कॉट होम गए तो वहां पर, मतलब जो गवर्नर जनरल था उनके पास, तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन किया। मतलब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया, मतलब उनको पीने के लिए बोला गया था, क्योंकि ऐसे अंग्रेज लोग पीते थे। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास में मतलब वहां पर जो आयोजक था, परिहास मतलब हंसकर उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन कर उन्हें मतलब क्या किया, आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मतलब जब उनको परिहास किया गया शराब पीने के लिए और नहीं पिए तो उनको पर लोग हंस पड़े। इसके वजह से वह भी उनको बेतोड़ जवाब दिए, कोई कसर नहीं छोड़ी। तो रमन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों? मतलब हर चीज करते हैं तो अल्कोहल
पर प्रदर्शन करने से परहेज इनको क्यों है? रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध कार्य, शोध पत्र लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। केवल रमन वैज्ञानिक तत्व पर और चाहे लेखन में ही सिमटे नहीं थे, उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश के वैज्ञानिक दृष्टि और चिंतन के विकास के प्रति समर्पित थे। मतलब देश के प्रति और वैज्ञानिकों के दृष्टि से देश के और वैज्ञानिकों के प्रति विकास के प्रगति को बढ़ाने में भी अपने आप को समर्पित किया। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहें, जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत, मतलब एकदम एडवांस लेटेस्ट प्रयोगशाला का शोध संस्थान की स्थापना की, जो बेंगलोर में स्थित है। आज भी बेंगलोर में वो चलता है और उन्हीं के नाम पर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। और वही इंस्टीट्यूट जो है, जो स्थापना किए थे, उसको रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। आज भी गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मैप पे बता दिया जाएगा। भारतीय सशस्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल फॉर फिजिक्स नामक शोध पत्रिका आरंभ की। कौन सा? इंडियन जर्नल फॉर फिजिक्स नामक एक शोध पत्रिका चालू किया। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध पत्र का मार्गदर्शन किया। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, जगमगा उठते हैं, एक दीपक से हजारों दीपक को जलाया जा सकता है, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। और जिन छात्रों के लिए वो शोध अपना लिख कर रखते थे, उसी को पढ़कर छात्रों ने बहुत अच्छा काम किया आगे। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पद पर प्रतिष्ठित हुए, मतलब ऊंचे पद पर उनको नियुक्त किया गया। वैज्ञानिक के प्रचार प्रसार के लिए वे करेंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते हुए रमन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। इसके लिए वह अपने आप को हमेशा कुछ ना कुछ नया चीज में लगाते रहते थे। और केवल रमन प्रभाव प्रकाश और दिए तक नहीं है, साइंस तक नहीं है, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित किया था और प्रभावित किया था। और अपने व्यक्तित्व के प्रकाश से, अपने शरीर के ऊर्जा से, अपने शरीर के जिज्ञासा, अपने ज्ञान से पूरे देश को आलोकित और प्रकाशित किया था। मतलब मार्गदर्शन और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। की मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन हुआ। 82 वर्ष की आयु में, मतलब 82 साल के उस समय ये थे। और इनका जन्म 1888 में हुआ था, जैसा कि आप पेज नंबर 3-4 में आप देखोगे। रमन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। एक तरफ से जिस तरह भगवान प्रतिमूर्ति होते हैं हर रूप में, वैसे ही सर वैज्ञानिक जो थे, सर रमन वैज्ञानिक, ये भी एक तरह से साक्षात प्रतिमूर्ति थे वैज्ञानिक चेतना के, आत्मा के। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्रतिक्रिया, मतलब हमारे आसपास जो भी घट रहा है, घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। तभी तो उन्होंने संगीत के सुर, ताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। मतलब समझ लो, सुर क्या, संगीत के ताल के अंदर से भी वैज्ञानिक सिद्धांत को खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसे न जाने कितने ही चीजें बिखरी पड़ी है, जैसे में पानी का आवाज, लैपटॉप का आवाज, टीवी का आवाज, घर का आवाज, पंखा का आवाज, मोटर का आवाज, इन्वर्टर का आवाज, प्रिंटर का आवाज, मोबाइल का आवाज। मोबाइल को कभी सुनना आप ध्यान से, उसमें भी आवाज आता है। चार्जर लगा के सुनना, चार्जर का आवाज। वाईफाई लगा है तो वाईफाई का आवाज, मोटरसाइकिल का आवाज, मोटर का आवाज, गाड़ी का आवाज, ट्रक का आवाज, हर किसी के आवाज, पहाड़ के आवाज, हवा का आवाज। हर किसी के आवाज में क्या होता है, अलग अलग प्रकार के गहराई छुपी रहती है। उस चीज को संवारना चाहिए, उस चीज को खोजना चाहिए, उस चीज में डूब कर खोजो। अब ये नहीं बोल रहा हूं कि पानी में डूब कर खोजो कि पानी पानी क्यों होता है, मतलब उसके बारे में गहन, मतलब शोध करो, उसमें आप
मतलब उसके बारे में खूब गहरी से गहरी पढ़ाई करो, मतलब खूब मन लगाकर पढ़ाई करो और उसको समझो कि वो क्या है। हमारे आसपास ऐसे ना जाने कितने ही चीज बिखरी पड़ी हैं जो अपने पात्र की तलाश में है, अपने पात्र के तलाश में, मतलब बहुत चीज है जिसका मतलब उसके बारे में एक परिणाम नहीं दिया गया है कि ये यही हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत चीज है जो बोलता है कि हमें आप स्थापित करो कि हम हैं। जैसे में सेब गिरा, न्यूटन के पहले सबको ही देखता था कि नहीं देखता था, लेकिन किसी को ये दिमाग में आया कि क्यों गिरता था, नहीं आया, लेकिन उनको आया कि स्थापित हो गया कि ग्रेविटी लॉ भी है। जरूरत है रमन के जीवन से प्रेरणा लेने की, जरूरत है हमें उनसे प्रेरणा लेने की, प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेद करने की। हमें जरूरत है प्रकृति में जो छुपा वैज्ञानिक रहस्य है उसको भेदन करके दुनिया के सामने स्पष्ट करें। प्रश्न अभ्यास में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्तियों में दें, एक लाइन में। रमन के पिता ने उनमें किन विषयों की भांति नींव डाली? मैथ और फिजिक्स, याद रहेगा, गणित और भौतिकी। 8 नंबर, मैं केवल थोड़ा मोड़ा बता देता हूं। रमन की खोज ने किन अध्ययनों को सहज बनाया? रमन किस किस चीज पर खोज करते थे? वाद्य यंत्र पर किए, पानी पर किए, अनेकों प्रकार के किए। आप अभी पढ़े हो, भूल गए, क्यों भूल गए? दिमाग में याद रखो तो मालूम चलेगा। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 30 शब्दों में लिखिए। कॉलेज के दिनों में रमन की दिल्ली इच्छा क्या थी? तो दिल्ली इच्छा थी कि हम नया शोध करेंगे, इसी पर लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। रमन के प्रारंभिक शोध कार्य को आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? आधुनिक हठयोग क्यों कहा गया है? कि वो क्यों एकदम क्या बोलते हैं, अपने जिद के आगे लगे रहते थे कि हम इसको पूरा करके ही मानेंगे। और बाकी सब यहाँ पर कुछ पढ़ने लायक नहीं है, बाकी सब आप सॉल्व नहीं भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार एग्जाम में 4 नंबर कम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन में 4 नंबर कभी कम नहीं आना चाहिए। जीवन में हमेशा अव्वल आओ। हम क्लास में कभी भी मेरा रोल नंबर 1 पर नहीं गया, आज तक मेरा रोल नंबर एवरेज 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20, ना उससे ऊपर गया ना उससे नीचे गया। ज्यादा लिख कर आए तो भी उतना, नहीं लिखते थे फिर भी उतना नंबर आता था। तो मेरा फिक्स था कि उतना ही नंबर आने वाला है। क्लास लाइफ में तो हमने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन देख लो 50% 12 के मैट्रिक एग्जामिनेशन में और 50% मैट्रिक इंटर दोनों में 50-50% आया था मेरा, दोनों में। और आगे के पढ़ाई में भी 50%। नीट का मैंने क्वालिफिकेशन किया तो 720 नंबर, 720 नंबर का आधा कर लो, कितना नंबर होता है? 310, लेकिन मेरा 365 नंबर मतलब सही टिक लगा कर आए थे, लेकिन हमने ज्वाइन नहीं किया। फिर उसके बाद से फिर से नीट को अप्लाई किया। नीट का एग्जामिनेशन देने के बाद अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने के बाद भी मैंने वो सारे सुख सुविधाओं को छोड़कर जीवन को आप सभी के लिए, देशवासियों के लिए, अपने जनता के लिए निछावर कर दिया कि अपने सुख सुविधाओं को छोड़ो, देश के भलाई के लिए कार्य करो। इसके लिए अपने जीवन को देश के भलाई के लिए मैंने त्याग दिया, अपने सारे स्वार्थ को त्याग दिया देश के भलाई करने के लिए। लेकिन आशा है कि बहुत जल्द मैं आपसे रूबरू होकर मिल पाऊंगा, जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।